हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था, जो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम एक सिद्धांत देख चुके हैं। और कौन सा सिद्धांत हमने देखा था? वो सिद्धांत हमने देखा था अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। किसका सिद्धांत देखा था? हमने देखा था अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देखा था। आवश्यकता संबंधी इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? आवश्यकता संबंधी ये सिद्धांत दे चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आज इस वाले वीडियो के अंदर हम कौन सा सिद्धांत देखेंगे? आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया सिद्धांत देखने जा रहे हैं, जिस सिद्धांत का नाम है आपका आशुबेल का शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, हम आशुबेल के सिद्धांत का आज अध्ययन करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखिए वो सिद्धांत, उस सिद्धांत के बारे में वो क्या कहते हैं और क्या वो शैक्षिक निहितार्थ निकालते हैं, यानी एक टीचर कैसे स्टूडेंट्स के ऊपर वो सिद्धांत प्रयोग कर सकता है। देखिए, हम जो सिद्धांत देखने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है आपका आशुबेल का सिद्धांत। आशुबेल का शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, का शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। अब एक्चुअल में देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आशुबेल से। आशुबेल कौन थे? आशुबेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कौन थे? ये तो आपको सबको मालूम है, साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक होते हैं, तो ठीक है ना। ये कौन थे? ये साइकोलॉजिकल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने 1978 में अपना सिद्धांत दिया। कब दिया दोस्तों ये सिद्धांत दिया हुआ है 1978 के अंदर, ये सिद्धांत दिया, ठीक है ना। और इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा? ये जो शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है, एक्चुअल में जैसे ही आपको इसके नाम से पता चल रहा है, शाब्दिक लिखा हुआ है, यानी कि यह क्लासरूम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यानी इसे आप कक्ष का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? कक्ष का सिद्धांत भी आप इसे नाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आशुबेल ने इस सिद्धांत को एक संज्ञानात्मक का नाम भी दिया, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम। अब वो संज्ञानात्मक अधिगम क्यों दिया, वो इस वाले आगे जो हम इसको कंटिन्यू देखेंगे, यानी कि इसकी चर्चा करेंगे, तो आप आगे समझ जाएंगे इसे ये नाम क्यों दिया। तो आशुबेल का शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है ना। वैज्ञानिक थे जो 1978 के अंदर अपना सिद्धांत दिया। इसे कक्ष का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि ये क्लासरूम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, देखिए आशुबेल है ना, वो ये कहते हैं कि वो संज्ञानात्मक नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी अगर वो कुछ सीखता है तो वो ये देखना चाहते हैं कि सीखते समय उसके व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है। यानी कोई भी चीज सीखते समय उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, इस चीज को देखने के लिए उन्होंने, यानी उसको देखने के लिए उसको क्या नाम दिया इन्होंने? संज्ञानात्मक नाम दिया। अधिगम यानी क्या सीखता है और क्या परिवर्तन आता है, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया? इसे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इसे नाम दिया। अब देखिए क्या होता है आगे। अब आगे जो होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। यानी कि देखिए क्या होता है एक्चुअल में ये होता है आगे कि जब इन्होंने इसे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया तो ये कहते हैं कि अगर कोई बालक है, ठीक है ना, अगर उस बालक ने अगर पूर्व में कोई ज्ञान ले रखा है, यानी पूर्व में अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रखा, पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त है, पूर्व में जो उसने ज्ञान अर्जित कर रखा, पूर्व में अर्जित ज्ञान, ठीक है, पूर्व में अर्जित ज्ञान। तो ये आशुबेल बोलते हैं कि पूर्व में उस बालक ने अगर कोई ज्ञान अर्जित कर रखा है तो उन्होंने उस ज्ञान को क्या नाम दिया? उस ज्ञान को इन्होंने, पूर्व में ज्ञान अर्जित ज्ञान को इन्होंने संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया। क्या नाम दिया? संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया। यानी कि पूर्व में जो आपका ज्ञान अर्जित है उसे कौन सा ज्ञान बताया गया? इसे संज्ञानात्मक संरचना बताया गया है। जबकि अगर कोई बालक कोई नई चीज सीखता है, यानी कि आप अगर क्लास में कोई नया पाठ सीख रहे हैं, कोई नई यूनिट सीख रहा है कोई बालक, और उस नई चीज से वो कोई नया ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है ना, तो उस नए ज्ञान को उन्होंने बताया आत्मसातीकरण। क्या बताया? आत्मसातीकरण। यानी कि नया ज्ञान अर्जित करना, नए ज्ञान को अर्जित करना, ठीक है ना, नए ज्ञान को अर्जित करना। इसको क्या नाम दिया? इसे आत्मसात, ठीक है ना, आत्मसात करना। यानी कि आपने कोई नया ज्ञान उसे आत्मसात कर लिया। अब ठीक है, अब एक इससे आगे जाकर एक और नाम दिया जाएगा। एक नाम तो हमने पढ़ लिया, इसे क्या? एक हमने पढ़ लिया संज्ञानात्मक संरचना, जबकि दूसरा पढ़ा हमने आत्मसात। एक ये है कि इसे आत्मसातीकरण क्या होता है। अब हम ये देखते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है दोस्तों? देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर किसी बालक ने कोई नया ज्ञान सीखा है, ठीक है ना, अब नया अधिगम किया है, यानी नया पाठ पढ़ा है उसने, तो उस नए पाठ से पढ़े हुए ज्ञान को
यानी नए पाठ से जो भी उसने कोई चीज सीखी है या कोई नया अधिगम सीखा है, अगर उस नए पाठ में जो अधिगम सीखा है उसका ज्ञान वो पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को, ठीक है ना, उसके अंदर नए वाले पाठ में अगर काम में ले रहे हैं, यानी कि आप यूं मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को अगर नए सीखे हुए ज्ञान से आपस में संबंध स्थापित कर पा रहा है, यानी दोनों का आपस में जोड़ पा रहा है, तो उसे आप कौन सा नाम देंगे? उसे आत्मसातीकरण का नाम देंगे। यानी कि पूर्व में अर्जित ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ठीक है ना, उसे कौन सा नाम दे दिया हमने? आत्मसातीकरण का नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि देखिए आशु बैल ने क्या है, आशु बैल ने ये जो अधिगम दिया ना, इन्होंने अधिगम को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? इन्होंने इस अधिगम को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। और 4 भागों में जो विभाजित किया वो कौन कौन से भाग थे? उसके अंदर से एक भाग था, इन्होंने बताया रटकर सीखना। रटकर सीखना, ठीक है ना। एक्चुअल में ये 4 भाग क्यों दिए? क्योंकि इनका जो सिद्धांत था ना, वो ये सब था सिद्धांत कि एक बालक की कक्ष से जुड़े हुए, यानी कक्षा शिक्षण से जुड़ा हुआ यह सिद्धांत था। क्योंकि हमने जैसा बताया आपको, ये शाब्दिक अधिगम इसका नाम है, यानी कि क्लासरूम से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, यानी उससे जुड़ा एक सिद्धांत है। इसलिए उन्होंने किसी भी बालक के जो शिक्षण के अंदर जो एक शिक्षक जो अब वो एक शिक्षण ग्रहण करता है कक्षा के अंदर, तो उस समय वो अधिगम को किन स्टेज के अंदर सीखता है, वो इन्होंने 4 भागों में बांटा। यानी कि एक तो हो गया रटकर सीखना, यानी कि एक टीचर जो है बालक को किताब दे देता है, ठीक है ना, बालक क्या करता है उस किताब के दे दमादम रट्टे, मतलब रटकर सीखना, तोते की तरह बोलना, ठीक है ना, वो तो हो गया आपका रटकर सीखना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है देखिए क्या है कि अर्थपूर्ण सीखना है। दूसरा कौन, क्या नाम है आपका? दूसरे का जो नाम है वो है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। अब ये अर्थपूर्ण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर आपने किसी चीज को मतलब पूरे अर्थ के रूप में, यानी पूरा उसका अर्थ ग्रहण कर लिया हो, उस रूप में सीखा हो। यानी कि आशुबेल जो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, यानी आशुबेल क्या कहते हैं? यानी आशुबेल ये कहते हैं कि अर्थपूर्ण सीखने से मतलब ये है कि अगर कोई बालक है, अगर उसने कोई नया चैप्टर सीखा है या कोई नई यूनिट सीखी है, अब अगर उसने नई यूनिट सीख ली, यानी उसको उस नई यूनिट को उसने आत्मसात कर लिया है, यानी कि सीख लिया है, लेकिन अगर उस नई वाली यूनिट के अंदर उसने जो नया ज्ञान अर्जित किया है ना, अगर उस नए वाले ज्ञान को वो पूर्व में जो ज्ञान सीखा है उस वाले ज्ञान से अगर वो कनेक्ट कर सके या संबंध जोड़ सके, तो ये समझ जाना कि उसका जो सीखा हुआ है ना वो सार्थक सिद्ध हुआ, यानी कि अर्थपूर्ण रूप से सिद्ध हुआ। इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया इसे? अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि उसे उसने पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है, आत्मसातीकरण कर लिया है, इसलिए इन्होंने इसे अर्थपूर्ण सीखना नाम दिया। और इसलिए ये कहते हैं कि किसी भी शिक्षक को, इसलिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि किसी भी शिक्षक को अगर वो किसी पाठ योजना का या किसी चीज का अगर वो विद्यार्थी के, यानी कि विद्यार्थी के पाठ योजना का चयन कर रहा है, पाठ योजना का चयन कर रहा है, तो वो इस प्रकार करे कि वह बालक उस चीज से अर्थपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सके। यानी कि विषय जो है ना वो भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी वो उसका जो ज्ञान होगा अर्थपूर्ण होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा क्या बोलते हैं? यानी कि पहला हो गया रटकर सीखना, दूसरा हो गया अर्थपूर्ण सीखना, और तीसरा हो गया आपका अभिग्रहण सीखना। कौन सा? अभिग्रहण सीखना। अब ये अभिग्रहण क्या होता है? अभिग्रहण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या यानी क्या मतलब अभिग्रहण, ग्रहण यानी जैसा आपको मैंने प्रस्तुत किया वैसा का वैसा डाइजेस्ट कर लो, यानी कि ग्रहण कर लो। क्या हो गया आपका? अभिग्रहण। देखिए अब देसी लैंग्वेज में समझते कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बालक है, ठीक है ना, और मैं टीचर हूँ और मेरे सामने कोई बालक बैठा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे उसको बोलकर या उसको लिखवा कर उसे जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, यानी कि मैं उसे बोलकर अगर ज्ञान दे रहा हूँ या उसे लिखवा कर प्रैक्टिस करवा कर उसे जो ज्ञान दे रहा हूँ, और सामने वाला बालक उस ज्ञान को एज इट इज अगर आत्मसात कर ले, यानी कि एज इट इज सीख ले, यानी जो मैंने बोला है सीख और लिखन जो मैंने लिखा है वो भी वैसा ही कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसे करने को कह रहा हूँ, उस चीज को वैसे का वैसा अगर ग्रहण कर लेता है तो कौन सा वाला अधिगम हो गया? उसका अभिग्रहण सीखना, ठीक है ना। फोर्थ हो गया आपका अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना, फिर वापस नाम से स्पष्ट अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। क्या होता है? खोज करना। यानी कि आशुबेल कहते हैं कि अगर शिक्षक बालक के सामने कोई ऐसी पाठ योजना या कोई ऐसी पाठ्य सामग्री
प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर बालक को खुद से मतलब प्रयास करना होता है, खुद से खोज कर कर वो चीज सीखनी होती है। तो वो उन्होंने कौन सा नाम दिया उसे इन्होंने नाम दिया अन्वेषण सीखना। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गए आपके इसके टोटल 4 भाग। अब क्या है कि आंसुबेल ने जो आत्मसातीकरण, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो आत्मसातीकरण है ना, आंसुबेल ने उसे ही मुख्य माना है। किसे मुख्य माना है? आत्मसातीकरण को। आत्मसातीकरण को इन सब में मेन, सबसे ज्यादा मेन किसे माना है? आत्मसातीकरण को मुख्य रूप से माना है। ठीक है ना। अब इस आत्मसातीकरण को इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा, इसे भी 4 भागों में बांटा। अब वो कौन कौन से 4 भागों में बांटा, ये देखिए। आत्मसातीकरण को कौन से भागों में बांटा? अब क्या है कि देखिए, इसको इन्होंने क्या किया, इसको 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? इन्होंने आत्मसातीकरण को 4 भागों में विभाजित किया। यानी कि ये मान लीजिए इसके 4 पार्ट मान लीजिए, 4 भाग हुए, बात एक ही है, 4 भाग। पहला देखते हैं हम, संयोगात्मक सीखना। आत्मसातीकरण को विभाजित किया हुआ होता है ना, संयोगात्मक सीखना। संयोगात्मक सीखना जैसा कि नाम से वापस स्पष्ट है, संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़। अब इसका मतलब हम ये देख लीजिए कि एक साधारण भाषा में इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं देखिए। अगर कोई बालक है, ठीक है ना, अगर उस बालक ने कोई नई चीज सीखी है, कोई नया ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है ना, लेकिन उसने संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर, यानी कि उसे बेस मानकर, संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यानी कि पूर्व में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे क्या नाम दिया गया? संज्ञानात्मक संरचना। यानी बालक ने नया ज्ञान जो अर्जित किया है उसे रख दो एक तरफ, और जो नया ज्ञान, जो पूर्व में जो ज्ञान अर्जित है उसे संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर अगर उसे आपस में जोड़ पा रहा है, दोनों में संबंध स्थापित कर पा रहा है, तो उसे आप कौन सा नाम देंगे? संयोगात्मक सीखना, यानी संयोगात्मक अधिगम उसे आप नाम देंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, आप इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। यानी कि पूर्व में जो ज्ञान अर्जित किया उसे नए वाले ज्ञान के अंदर आप जोड़ पा रहे हैं, तो उसे आप कौन सा नाम देंगे? संयोगात्मक अधिगम, यानी संयोगात्मक सीखना नाम दिया। ठीक है ना। दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? दूसरा आप इसे नाम दे सकते हैं अधीनस्थ सीखना। कौन सा? अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ सीखने का जो संबंध है ना, वो किससे? एक नियमों से संबंध है। इसका किससे संबंध है? इसका संबंध नियम से है। यानी कि यह मान लीजिए कि सामान्य नियमों के आधार पर अगर बालक ने कोई, सामान्य प्रत्ययों के आधार पर बालक ने कोई नई चीज सीख ली है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप बालक को एक समुद्र के बारे में बता रहे हैं कि समुद्र जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है ना, इतना जो अथाह संसार है एक तरह से, मतलब कि जिसमें अथाह पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा आपने समुद्र के बारे में बताया। लेकिन बालक ने एक नया संप्रत्यय स्थापित किया एक सामान्य नियमों के आधार पर कि उसने उसका पर्यायवाची सीख लिया है। क्या सीखा है उसने? उसका समुद्र का पर्यायवाची सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कैसे? कि उसने सीख लिया कि इसे पयोधी भी कहा जाता है, इसे रत्नाकर भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे पयोधी, रत्नाकर, और इसे और क्या नाम दे सकते हैं आप? और तो आप फॉर एग्जाम्पल बाकी जो आप एग्जाम्पल, अगर आप जैसे आगे समुद्र के एग्जाम्पल पढ़ेंगे या पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी दे सकते हैं पयोधी, रत्नाकर, नेदी, और ऐसे आप अलग अलग उससे नाम दे सकते हैं। या अगर उसने ये पर्यायवाची यानी अलग और नाम सीख लिए तो उसे आप कौन सा नाम दे देंगे? उसे आप दे देंगे अधीनस्थ अधिगम। अधीनस्थ सीखना आप उसे नाम देंगे। तीसरा आप उसे क्या नाम दे सकते हैं? तीसरा अधिगम आपका कौन सा हो गया? तीसरा अधिगम आपका हो जाएगा सहसंबंधनात्मक सीखना। सहसंबंधनात्मक सीखना। सहसंबंधनात्मक सीखने का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहसंबंध यानी कि आपस में एक दूसरे का संबंध स्थापित कर रहे हैं आप, ठीक है ना। सहसंबंधनात्मक कैसे हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे अब इसे ध्यान से समझिए। देखिए, संयोगात्मक का तो मतलब था कि आपने वो नए वाले ज्ञान को और पूर्व वाले ज्ञान, ये 2 ज्ञान हो गए, इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित कर लिया, दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया आपका संज्ञानात्मक। अधीनस्थ, सामान्य नियमों के आधार पर आपने कोई नई चीज सीख ली, नए प्रत्यय नहीं, उसका नया नाम सीख लिया, ये हो गया अधीनस्थ। तीसरा आपका सहसंबंधनात्मक। अब आप देखिए सहसंबंध यानी कि संबंध स्थापित करना, पर कोई पुराने वाले जो संबंध है उसको खींचना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, अगर बालक ने कोई नया ज्ञान अर्जित कर लिया, ये जो नया ज्ञान अर्जित किया उसे तो आप रख लीजिए एक तरफ, ये रख लिया इस साथ में, ठीक है ना। अब जो पूर्व में जो ज्ञान सीखा है ना बालक ने, जो पूर्व में संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर जो ज्ञान सीखा है, ठीक है ना, अब बालक क्या कर रहा है? जो नया वाला ज्ञान सीखा है ना, इस वाले ज्ञान का उपयोग पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को और ज्यादा खींचने में या उसका विस्तार करने में या उसे परिमार्जन करने में उसका उपयोग कर रहा है, तो उसे आप क्या नाम दे देंगे? सहसंबंधनात्मक
अधिगम का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए मैं फर्नीचर का काम करता हूँ और मान लीजिए मैंने डिज़ाइन करना सीख लिया है कि ये फर्नीचर है, इसको मैंने ऐसे फॉर एग्जाम्पल कैसे भी ले लीजिए आप, उसको डिज़ाइन करना अगर मैंने सीख लिया है, फर्नीचर को अगर मैंने क्या कर लिया है, डिजाइन करना अगर मैंने फर्नीचर को सीख लिया है, और इससे पहले मेरे पास क्या ज्ञान था, मैं केवल लकड़ियों को आपस में जोड़ना जानता था, केवल ठोकना जानता था, लेकिन डिजाइन करना नहीं जानता था। अब मैंने क्या किया, नया जो ज्ञान सीखा ना डिजाइन का, पूर्व में जो ज्ञान सीखे हुए कि लकड़ियों को आपस में जोड़ना तो आता है मेरे को, अब इस नए वाले ज्ञान का उपयोग मैं क्या करूंगा कि और इसके अंदर नई डिजाइन डाल के इस पुराने वाले ज्ञान को और ज्यादा खींच लूंगा ताकि मेरे अंदर और ज्यादा विस्तार हो सके ज्ञान का, ठीक है ना। वही हो गया आपका सहसंबंधात्मक सीखना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए मैं अगर आपके अंदर देशभक्ति के प्रति, देश प्रेम के लिए आपके अंदर ऐसी भावना जागृत कर दूं कि अगर देश संकट में हो तो हमें वो देश की सहायता करनी चाहिए, हम सबको देश के वो संकट के समय बचाने का प्रयास करना चाहिए, देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इन्हें देश के संकट के समय एक होकर देश का सहयोग करना पड़ेगा, ये सब अगर मैं आपके अंदर ऐसी भावना जागृत कर दूं तो एक समय के बाद क्या होगा, आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी, आपकी देश प्रेम की प्रति भावना आएगी, आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, देश की जितनी भी संपत्ति होगी उनके प्रति आपकी जो भावना है, जो सुरक्षा की भावना जागृत होगी। तो ऐसे क्या है कि आपके पूर्व में जो ज्ञान होगा उसका विस्तार होगा, इसलिए आप इसे कौन सा नाम दे देंगे, सहसंबंधात्मक सीखना, से आप नाम दे देंगे, ठीक है ना। फोर्थ आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, फोर्थ हम इसे नाम दे सकते हैं महाकोटि सीखना। कौन सा, फोर्थ हो गया आपका महाकोटि सीखना। महाकोटि, महाकोटि जैसे कि नाम से है कि बहुत सारे, महा यानी कि आपने बहुत सारी चीजें संप्रत्यय सीख लिए, अब आप उन संप्रत्ययों को मिलाकर कोई एक नया संप्रत्यय स्थापित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इतने सारे संप्रत्यय सीख लिए कि भाई साहब की है ना, आपने शेर के बारे में पढ़ लिया, कुत्ते के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, बाघ के बारे में पढ़ लिया, सियार के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद आपने एक नया प्रत्यय स्थापित कर लिया। क्या नया प्रत्यय निकाला, नया प्रत्यय ये निकाला कि भाई साहब ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे कौन है, ये सब तो मांसाहारी है, ये सब कौन है, मांसाहारी है। यानी कि बहुत सारे संप्रत्ययों को सीखने के बाद उन सब संप्रत्ययों को मिलाकर कोई आपने नया संप्रत्यय स्थापित कर लिया तो उसे आप क्या नाम देंगे, उसे आप महाकोटि सीखना यानी महाकोटि अधिगम उसे नाम देंगे। इसलिए आंसुबेल ने क्या है कि इसे 4 भागों में बच किया, किसे आत्मसातीकरण को और आत्मसातीकरण को इन्होंने मुख्य बिंदु माना सीखने के लिए। तो दोस्तों आज वाली इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो का वो अब जल्दी लाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।